नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में, जो कि प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत आता है और इस सीरीज़ का यह हमारा पहला वीडियो है। हम इसको कई पार्ट्स में लेकर आएंगे और आप जैसा कि देख पा रहे हैं MCQ फॉर्म में हमारा ये वीडियो रहने वाला है। हम MCQ फॉर्म में पूरे वीडियो पूरा टॉपिक आपको कवर करवाने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट बताने की कोशिश करेंगे। आप सभी जानते हैं UPSC MPPSC सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतिहास जो सब्जेक्ट रहता है तो उसमें मौर्य साम्राज्य का अपना काफ़ी महत्व रहता है, चाहे वो प्री एग्ज़ाम हो या मेंस का एग्ज़ाम हो। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में, लेकिन इसके पहले हम इसका थोड़ा सा प्रीवियस पार्ट देखना हमें चाहिए, अर्थात हमें एक ऑर्डर समझना चाहिए कि हम इतिहास को किस तरीके से पढ़ रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि जो हमारा बीता हुआ कल है, इसे हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करके हमने इसे रखा हुआ है। एक को हम बोलते हैं प्री हिस्ट्री, एक को बोलते हैं हम प्रोटो हिस्ट्री और एक को हम बोलते हैं हिस्ट्री। तो जो प्री हिस्ट्री होता है, इसमें वो वाला इतिहास होता है जिसका कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है। जैसे कि स्टोन एज, इसके अंतर्गत आता है स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज वगैरह आता है। ठीक है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक अर्थात नवपाषाण काल वाली जो चीज़ें इसके अंतर्गत आती है स्टोन है। ओके, स्टोन मतलब पत्थर। फिर प्रोटो जो हिस्ट्री होती है उसमें वो वाला पार्ट इतिहास का कवर किया जाता है जिसका लिखित साक्ष्य तो है, लेकिन अभी तक हम उसको पढ़ नहीं पा रहे, तो इसके अंतर्गत जो है सिंधु सभ्यता को रखा जाता है। और हिस्ट्री में हम उस पार्ट को पढ़ते हैं जिसका लिखित स्रोत हमारे पास उपलब्ध है और साथ में हम इसको समझ पा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत के इतिहास को लिखने का कोशिश किया गया कि आखिर और सभी जो है साक्ष्य जुटाए गए कि जो हमारा बीता हुआ कल है उसमें क्या व्यवस्था थी और किस प्रकार से क्या घटनाक्रम हुए थे, क्या लोगों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति रही थी। तो उसी क्रम में हम जो है हिस्ट्री के अंतर्गत बात कर रहे हैं। तो अगर हिस्ट्री की शुरुआत करें तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले पढ़ते हैं सिंधु सभ्यता, जो कि प्रोटो हिस्ट्री वाले पीरियड में आता है। हमारे सिलेबस MPPSC में सिंधु सभ्यता से स्टार्ट किया हुआ है, हालांकि इसके पहले ये भी हमें पढ़ना रहता है। फिर सिंधु सभ्यता के बाद आता है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में जो है ऋग्वेद और जो लेटर वैदिक ईरा में प्रमुख सामवेद, अथर्ववेद जो है वेद संग्रहित किए गए, कई उपनिषद, अरण्यक लिखे गए। तो ये उसके बाद वैदिक सभ्यता आती है। फिर वैदिक सभ्यता के बाद हम पढ़ते हैं महाजनपद काल। ठीक है, महाजनपद काल हम पढ़ते हैं। महाजनपद काल में 16 महाजनपद का उदय हुआ था और कई विकसित धर्म है विकसित हुए थे, जैसे बौद्ध धर्म भी इस टाइम पे फला फूला और जैन धर्म भी यहाँ पर जो है प्रादुर्भाव में आया। तो महाजनपद काल में हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। इसके अलावा महाजनपद में जो 16 महाजनपद थी उसकी क्रमशः जो भी राजा रहते हैं, साम्राज्य होता है, उसके बारे में हम देखते हैं। लेकिन स्पेशली उन सभी में हम मगध जो महाजनपद है उसके बारे में विशेषतः पढ़ते हैं, जिसमें हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश का शासन रहा था। तो नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, उसको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है तो उसको समझने से पहले आप समझ लीजिए कि ये घटनाक्रम से हो चुके हैं, अर्थात सिंधु सभ्यता, वैदिक, महाजनपद हो चुका है और जो है बौद्ध धर्म, जैन धर्म भी काफ़ी फेमस हो चुका था उस समय पे। अब आ रहा है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य से पहले जो है सिकंदर जो यूनानी थे उन्होंने भी भारत पर आक्रमण किए थे। ठीक है, उन्होंने भी भारत पर आक्रमण किए थे। चलिए, तो अब हम मौर्य साम्राज्य पे आ जाते हैं। बिल्कुल इसी की तरह हमारा पहला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने नंद वंश के शासक घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और मौर्य वंश का जो शासन काल था वो 322 BC से 185 BC के तक जो है रहा था, अर्थात इसके जो कई सारे राजा है उन्होंने इसके दौरान जो है शासन करा। बाद में मौर्य वंश 185 के बाद जो है शुंग वंश की स्थापना होती है। तो इतने फैक्ट आपको याद रखना है। अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, तो चंद्रगुप्त
मौर्य का जन्म जो है 345 बीसी में हुआ था और ये उस समय के अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं चाणक्य, जिसको विष्णुगुप्त भी कहते हैं, उनकी सहायता से जो है इसने मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी। चाणक्य के बाकी नीतियों के बारे में आप पढ़ते हैं और ये भी देखते हैं कि किस प्रकार से घनानंद ने चाणक्य का अपमान किया था, जिसका बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को जो है मौर्य वंश का संस्थापक बनाता है। तो इतनी इनके बारे में बातें हुई। तो चंद्रगुप्त मौर्य की अगर हम बात करें तो ये 322 से 298 बीसी, बीसी मतलब बिफोर क्राइसिस, जो ईसा मसीह का जन्म 0 ईस्वी में माना जाता है, उसके भी 322 वर्ष पहले की ये बात चल रही है। तो ये तब तक जो है साम्राज्य अपना चलाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है साम्राज्य होता है, आने वाले इनके जो शासक वर्ग होते हैं वो काफ़ी प्रसिद्धि हासिल करते हैं। अगर हम थोड़ा सा आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अब चंद्रगुप्त मौर्य की बात निकली है तो आपको बताना चाहेंगे, तो जो चंद्रगुप्त मौर्य होता है इसके बाद जो होता है इसका पुत्र बिंदुसार शासक बनता है। इतिहास में बिंबिसार भी है, तो बिंबिसार और बिंदुसार में कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद जो है सम्राट अशोक आते हैं और सम्राट अशोक की भी हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। इसके बाद कई सारे राजा आते हैं, फिर इनके पौत्र दशरथ जो होते हैं काफ़ी फेमस होते हैं, और लास्ट का जो मौर्य वंश का जो शासक होता है वो बृहदत्त होता है, जिसकी हत्या जो है शुंग वंश का पुष्यमित्र शुंग करता है और शुंग वंश की स्थापना करता है। तो यहाँ पर हम ये ऑर्डर इसलिए बता रहे हैं कि आपको ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आता है, बिंदुसार के बाद अशोक आता है। तो इन तीनों का काफ़ी महत्व है। पूरा मौर्य साम्राज्य जो है बेसिकली इन तीनों पर ही बेस्ड है, तो ये ऑर्डर याद रखना। यहाँ पर और एक विशेष बात बताना चाहेंगे कि जो चंद्रगुप्त मौर्य होता है ये जैन धर्म का अनुयायी होता है। बिंदुसार जो होता है एक आजीवक संप्रदाय का एक करके उस समय और एक था, उसका अनुयायी होता है। और अशोक जो होता है ये बौद्ध धर्म का अनुयायी होता है। ये शुरू से इसका अनुयायी नहीं होता है, लेकिन मुख्य रूप से इसको बौद्ध धर्म का अनुयायी माना जाता है। तो चलिए इतनी बातें हो गई। इसके बारे में अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकॉर्ट्स किसने कहा था। ठीक है, तो 4 आपके सामने जो है ऑप्शंस दे रखे हैं, तो इसका सही जवाब है जस्टिन। तो जस्टिन जो है उसने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकॉर्ट्स कहा था, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। ठीक है, बाद में एक व्यक्ति और आए थे विलियम जोन्स, उन्होंने ही कहा था कि यही सैंड्रोकॉर्ट्स जो है भारत का चंद्रगुप्त मौर्य है, क्योंकि उस समय भाषाओं में काफ़ी अंतर हुआ करता था और लिखने की शैलियाँ भी अलग अलग होती ही थी, तो उसको मैनेज करना जो है काफ़ी टास्किंग वाला काम होता था। तो जो विलियम जोन्स है उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य से जो है इसकी पहचान की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था। जैसा कि आप सभी को अभी हमने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था और भद्रबाहु से इसने जैन धर्म की जो है दीक्षा ली थी या शिक्षा ली थी, हम कहें भद्रबाहु जो है दिगंबर संप्रदाय के थे। ठीक है, ये जब जैन धर्म पढ़ते हैं तब उसमें हम इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, मुद्रा राक्षस के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे। अब यहाँ पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य की जाति पूछी जा रही है, वो किस जाति से संबंधित थे। जैसे कि हम सभी जानते हैं 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब यहाँ पर आप बोलेंगे शूद्र तो ऑप्शन में है ही नहीं, यहाँ पर तो एक नया वर्ड है जो कि है वृषल। तो वृषल का मीनिंग भी वही होता है। और आप सभी जानते हैं कि MPPSC का एक ट्रेंड चल रहा है, वो प्राचीन भारत के इतिहास से एक शब्द उठाता है और पूछता है कि इसका अर्थ क्या है। समझ पा रहे होंगे आप हम क्या कह रहे हैं, आपने क्वेश्चंस भी देखे होंगे। तो बिल्कुल हमने शूद्र की जगह पे वृषल ही लेकर आए हैं। तो वृषल का अर्थ होता है निम्न कुल में उत्पन्न, अर्थात जो निम्न कुल में उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, वृषल कहते हैं। और इसका अर्थ होता है शूद्र, 4th कैटेगरी है वर्ण व्यवस्था के अनुसार। तो मुद्रा राक्षस एक पुस्तक थी जिसके रचयिता कौन थे, तो जिसके रचयिता थे विशाखा दत्त। अब ये मत समझना कि विशाखा दत्त तो उनके दरबार में ही थे। ठीक है, बाद में कभी आए होंगे और सुना होगा इन्होंने कि हाँ हमारे पास्ट में ऐसी घटना हुई थी, तो उन्होंने इसके आधार पर मुद्रा राक्षस जो है लिखी थी। काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है और इससे हमें मौर्य साम्राज्य की काफ़ी जानकारी मिलती है। तो विशाखा दत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए जो है वृषल शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अर्थात ये कहा गया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो कौन थे, शूद्र थे, अर्थात निम्न कुल के थे। ये किसने कहा है, तो ये मुद्रा राक्षस ने कहा है। अब जब यहाँ पर पर्टिकुलर एक व्यक्ति की बात आई तो हम सबकी बात कर लेते हैं कि कौन क्या क्या कहता है। तो पुराणों के अनुसार जो मौर्य थे ये शूद्र थे। ठीक है, पुराण भी क्या कहते हैं, ये कौन थे, शूद्र थे। और कुलहीन
जो वर्षल है इसको कुलहीन भी कहते हैं। ये कौन कह रहा था? मुद्रा राक्षस कह रही है, जिसमें जो कि विशाखा दत्त द्वारा जो है रचित है। इसके अलावा शूद्र इनको किस किसने कहा है? तो सोमदेव एक व्यक्ति थे जिनकी पुस्तक है इनकी द्वारा रचित कथा सरित सागर, कथा सरित सागर, और क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी, वृहत कथा मंजरी में भी जो है इसे कुलहीन कहा गया है। इसके अलावा जो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन है अर्थात रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें इसे वैश्य कहा गया है। मौर्यों को क्या कहा गया है? वैश्य कहा गया है। बुद्ध के ग्रंथ के अनुसार ये शाक्य कुल के क्षत्रिय थे अर्थात मौर्य के समान थे। और मौर्य तो इस प्रकार से इसके प्रमुख स्रोत है। ठीक है, बौद्ध में इसको क्षत्रिय कहा है, जैन स्रोत में भी इसको क्षत्रिय कहा है, और गुण वैडेल के अनुसार ये मौर्य के चिन्ह धारण करते थे। तो ये सारी बातें हमने कर ली है इसके अनुसार कि ये क्या थे। तो हम एक क्वेश्चंस के ऊपर सारे जो है आपको बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें किन स्रोतों से मिलती है? तो आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये आप कहने का एक सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बहुत सारा सार छुपा हुआ है। ठीक है, तो हम हमारा एमसीक्यू फॉर्म में लाने का टारगेट ये है कि हम बहुत कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें। चलिए, तो हम बात करते हैं जानकारी के स्रोत की। तो मौर्य साम्राज्य की जो जानकारी है बेसिकली उसके 3 स्रोत है: साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों का विवरण, और पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में जैसे हो गया अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र को किसने रचना लिखा है? तो हम सभी जानते हैं कौटिल्य ने लिखा है, जिनको चाणक्य भी कहते हैं। इसी प्रकार मुद्रा राक्षस जो है विशाखा दत्त द्वारा रचित है। कथा सरित सागर को सोमदेव ने लिखा है। और परिशिष्ट पर्वत परिशिष्ट पर्वत है इसको हेमचंद्र ने, इसकी जैन ग्रंथ है हेमचंद्र, उन्होंने इसको लिखा है। तो इतने सारे जो हैं, और इसी प्रकार दीपवंश तथा महावंश जो है ये भी साहित्यिक स्रोत है। अगर हम विदेशी की बात करें तो इंडिका प्रमुख है, इंडिका को लिखा है मेगास्थनीज ने। एक्चुअल में मेगास्थनीज ने कई सारा जो है अपना हिस्ट्री लिखा है, लेकिन और जो भी उसने भारत के बारे में लिखा था, तो बाद के आने वाले लोगों ने भारत के संबंध में उसके पॉइंट को उठाकर एक पुस्तक बना दी जिसको कहते हैं इंडिका। तो मूल रूप से यही माना जाता है कि इंडिका की रचना किसने करी है? मेगास्थनीज ने करी है। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रैबो, एरियन, प्लिनी, डायरोसस, प्लूटार्क, नियार्कस, टॉलेमी आदि लेखकों के भी यात्रा वृत्तांत में भारत का जिक्र हुआ है, मौर्य काल का जिक्र हुआ है। पुरातात्विक स्रोतों की अगर हम बात करें तो अशोक के अभिलेख सबसे इंपॉर्टेंट है। हम सभी जानते हैं अशोक का इतिहास तो जो है अभिलेखों के आधार पर ही स्पष्ट हो जाता है कि उस समय भारत की राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक व्यवस्था क्या रही होगी। इसी प्रकार रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें भी हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद, सिक्के, मोहरे आदि भी जो है मौर्य साम्राज्य की हमें काफ़ी हद तक जानकारी देते हैं। जानकारी देने का यही अर्थ है कि हम अंदाज़ा लगाते हैं कि उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति क्या रही होंगी। चलिए, तो अगले क्वेश्चंस की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस शैली में लिखा गया है। हम सभी जानते हैं कौटिल्य पुस्तक को, अर्थशास्त्र पुस्तक को कौटिल्य ने लिखा है, जिनको चाणक्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं। ठीक है, इनके विष्णुगुप्त, चाणक्य 2 अन्य नाम भी है। तो इस ग्रंथ को लिखा गया है अन्य पुरुष शैली में। ठीक है, किस में लिखा गया है? तो अन्य पुरुष शैली में लिखा गया है। अगर हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात करें तो इसमें टोटल 15 अधिकरण हैं, जैसे अध्याय वगैरह होते हैं, 180 प्रकरण हैं और 6000 श्लोक है। ठीक है, 6000 श्लोक है और ये अन्य पुरुष शैली में लिखा गया है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहेंगे आपको कि कौटिल्य को भारत का मेकियावेली तथा इनकी पुस्तक जो अर्थशास्त्र है उसको द प्रिंस भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो कौटिल्य को क्या कहा जाता है? तो कौटिल्य को कहा जाता है भारत का मेकियावली, भारत का मेकियावली, तथा उनकी पुस्तक अर्थशास्त्र को द प्रिंस की संज्ञा दी जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भी याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो राज्य की सप्तांग सिद्धांत को किसने दिया है? तो राज्य का जो सप्तांग सिद्धांत है इसको किसने दिया है? तो कौटिल्य ने इसकी रचना करी है, राज्य के सप्तांग का अवधारणा की। और सप्तांग सिद्धांत के अनुसार इन्होंने राज्य की स्थापना के 7 अंग माने हैं: स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश
दंड तथा मित्र। अर्थात इन्होंने कहा है कि किसी भी राज्य की स्थापना तभी हो सकती है जब उसमें सातों चीज़ें होंगी। स्वामी मतलब राजा, राज्य रूपी जो है शरीर के सिर के समान है। अमात्य का अर्थ होता है अधिकारी, अर्थात जो राज्य की आंख के समान है, मतलब जिस प्रकार शरीर में आंख होती है उसी प्रकार के राज्य के लिए होता है। जनपद का अर्थ है भूभाग, अर्थात उसके पास भूभाग होना चाहिए जो कि राज्य रूपी शरीर की जंघा के समान है। दुर्ग का अर्थ होता है किला, राज्य रूपी शरीर की बाहों के समान है। कोश का अर्थ होता है धन, अर्थात राज्य रूपी शरीर के मुख के समान है। दंड का अर्थ होता है सेना, अर्थात राज्य रूपी शरीर के मस्तिष्क के समान। और मित्र का अर्थ होता है राज्य रूपी शरीर के कान के समान। तो ये राज्य की सप्तांग अवधारणा है जो कि कौटिल्य ने दी है। अब हम बात करते हैं कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के अधिकारियों का उल्लेख किया है। तो अधिकारियों को उस समय में क्या कहा जाता था? तीर्थ कहा जाता था। तो हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने प्रकार के तीर्थों का वर्णन है। तो तीर्थ का मतलब जो है काशी वाराणसी जो है गंगा तीर्थ स्थान वगैरह ना समझ लेना। तो इसका सही जवाब है 18 प्रकार के अधिकारियों का उल्लेख किया है। आने वाली वीडियो में आपको ये अधिकारियों के नाम भी बताएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम आपको बताएं तो बहुत क्वेश्चन आए हैं यहाँ से कि सीताध्यक्ष क्या होता है, विविधाध्यक्ष क्या होता है। तो सारी चीज़ें बाद में बताएंगे, है ना। नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखेगा। चलिए, मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर का कौन था? तो राजदूत था। और सेल्यूकस निकेटर की हम बात करें कि ये कौन था भाई? तो सेल्यूकस निकेटर जो था, सिकंदर का नाम आपने सुना होगा, अलेक्जेंडर थर्ड जिसने भारत पर आक्रमण किया था और पुरुषोत्तम अर्थात पोरस से लड़ाई करी थी, सुना होगा। सिकंदर ने पोरस से जो की थी लड़ाई, इस प्रकार से एक सॉन्ग भी सुना होगा। तो सिकंदर जो था उसका सेनापति कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर था। अब सेल्यूकस निकेटर का जो सेना राजदूत था वो कौन था? तो वो था मेगास्थनीज, ठीक है। और बाद के दिनों में मेगास्थनीज का भी उत्तराधिकारी का एक नाम आता है, बिंदुसार में हम उसको पढ़ेंगे। तो वो कौन था? डाइमेकस था। तो ये तीनों चीजें याद रखना। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज था जो कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और मेगास्थनीज का जो उत्तराधिकारी हुआ बाद के समय में वो हुआ था डाइमेकस। तो जो सेल्यूकस निकेटर है इसकी पुत्री जो है उसका विवाह कर दिया गया था जिसका नाम था कार्नेलिया चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। और दहेज में काबुल, कंधार, हेरात और मकरान जो है चंद्रगुप्त मौर्य को उसने दिए थे। तो यहाँ पर प्रश्न है मेगास्थनीज कौन है? तो मेगास्थनीज जो है सीरिया व बेबीलोन के शासक, अर्थात जब सिकंदर की मृत्यु हो गई थी तो ये तो उसका सेनापति था, लेकिन सिकंदर की मृत्यु के बाद ये जो था बेबीलोन और सीरिया का शासक बन गया था। तो बेबीलोन व सीरिया के शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 बीसी से 299 बीसी के दौरान रहा था। 5 सालों तक ये रहा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड, तो आपको ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। भू राजस्व व्यवस्था क्या थी मौर्य काल में? क्वेश्चन ये है। तो भू राजस्व व्यवस्था अर्थात अर्थशास्त्र के अनुसार 1/6 थी, मेगास्थनीज के अनुसार 1/4 थी। उपरोक्त दोनों हैं या 50% है। तो इसका आंसर है ऑप्शन थर्ड। अर्थात अर्थशास्त्र ये कहता है कि राज्य को भू राजस्व कितना वसूल करना चाहिए? 1/6 करना चाहिए। और मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा है कि उस समय जो मौर्य साम्राज्य था उसमें भू राजस्व व्यवस्था जो थी 1/4 थी। तो ये सबके अपने अपने विवेक है, तो आपको दोनों फैक्टर याद रखना है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिंदुसार की बात करते हैं। बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था? तो हम सभी जानते हैं बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, ठीक है। इसका जो पिता था चंद्रगुप्त मौर्य वो जैन धर्म का था। जैन धर्म उसने भद्रबाहु से ली थी और ये जो था आजीवक संप्रदाय का था। अब हम आजीवक संप्रदाय की और अगर बात करें कि तो इसकी स्थापना जो थी वो मक्खली पुत्र गोसाल ने की थी, ठीक है। किसने की थी? मक्खली पुत्र गोसाल ने जो है इसकी स्थापना की थी। आजीवक संप्रदाय की नियति में विश्वास रखते थे, अर्थात जो बात होनी है वह होगी, ठीक है। आज भी हम इस चीज़ को मानते हैं कि जो बात होना रहेगी वो होगी। और ये विदाउट क्लॉथ में विश्वास रखते थे। और आजीवक संप्रदाय की अगर हम बात करें तो अशोक तथा इसके पौत्र दशरथ ने उड़ीसा में बराबर गुफाएं जो है दान में की थी आजीवक संप्रदाय के लोगों को, ठीक है। तो ये इतना आपको इसके लिए ध्यान रखना है। चलिए
तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात करते हैं अशोक किस धर्म का अनुयायी था। तो सो सिंपल, अशोक जो था बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो अशोक की अगर हम बात करें तो इसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और अपने आप को बौद्ध धर्म का अनुयायी घोषित किया था। लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि अशोक इससे पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी भी था। ठीक है, किसका? ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। और कल्हण के राजतरंगिणी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक भी था। ठीक है, कल्हण के राजतरंगिणी में भी उसका उल्लेख है, उसके अनुसार वो शैव धर्म का उपासक भी था। और निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बाद में इसने प्रभावित होकर क्या करा? बौद्ध धर्म को अपना लिया और उपगुप्त से क्या करा? बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। और ये चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती हैं? तो अरोहा लेख में घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कौन सा अभिलेख? अरोरा लेख। ठीक है, अरोरा लेख। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंहसेन या अमित्रघात किस शासक को कहा जाता है? तो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम आपको बताएंगे कि अमित्रघात या सिंहसेन कहा जाता है बिंदुसार को। तो सिंहसेन जो इसको कहा गया है, तो जैन ग्रंथों में इसको सिंहसेन कहा गया है और इसको अमित्रघात भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। ठीक है, शत्रु विनाशक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे जैन धर्म की दीक्षा ली थी? तो इसका हमारा उत्तर क्या है? भद्रबाहु। इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। चलिए इंडिका के लेखक कौन है? सो सिंपल, इंडिका के लेखक जो है वो कौन है? मेगास्थनीज है। बात कर चुके हैं। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। ये किसने कहा था? ठीक है, किसके अनुसार था ये बात? तो ये जो प्लूटार्क महोदय, इन्होंने कहा था कि चंद्रगुप्त ने जो है सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिया था। सेल्यूकस कौन? सिकंदर का सेनापति। कौन? सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर का जो है सेनापति है और चंद्रगुप्त ने इसको 305 बीसी में पराजित कर दिया था। ठीक है, इसको 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था। और फिर बाद के समय में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच जो युद्ध का वर्णन है वो किसने किया है? तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो वो किया है एप्पियानस ने युद्ध का वर्णन किया है। फिर बाद में हमने देखा था कि सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको हराया। किसको? सेल्यूकस निकेटर को। इसका वर्णन एपियानस ने किया है। और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्नेलिया से विवाह कर लिया था और उसके स्वरूप क्या है? उसको उपहार में मिला था काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। और साथ में ही उसने फिर सेल्यूकस को 500 हाथी जो है उपहार में दिए थे अपनी लड़की की शादी करने के बाद, अर्थात अपने ससुर को दिए थे चंद्रगुप्त ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो श्रवणबेलगोला में हुई थी, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, और 298 बीसी में हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु। ठीक है, संलेखना विधि से इन्होंने प्राण त्यागे थे। उपवास करा था, उपवास की एक विधि है। संलेखना विधि से जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे थे और अपने जीवन काल के अंतिम समय में इन्होंने यहीं पर जो है अपना जो है जीवन व्यतीत किया था। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है कि संलेखना विधि से इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। चलिए, वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? ठीक है, हमें पता है पुराण जो है उससे हमें कहीं जो है राज्यों की वंशावली पता चलती है। ठीक है, पुराणों में तो जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं वायु पुराण की, तो मुख्य रूप से अगर बात करें, कंफ्यूज नहीं होना है, तो वायु पुराण में मुख्य रूप से गुप्त वंश के बारे में की वंशावली प्राप्त होती है। ठीक है, किसमें? वायु पुराण में। वायु पुराण की शब्द आए तो बता दें, विष्णु पुराण जो है, विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जो है वंशावली दे रखी है। किसकी? मौर्य वंश की। और मत्स्य पुराण होता है जिसमें कि सातवाहन वंशों की से संबंधित है ये। तो अब वायु पुराण की हम बात कर रहे हैं। तो वायु पुराण तो गुप्त वंश से संबंधित है, लेकिन वायु पुराण में बिंदुसार का जिक्र आया है और इसको भद्रसार कहा है। ठीक है, इसको क्या कहा है? तो इसको भद्रसार कहा है। बिंदुसार को वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। वायु पुराण जनरली गुप्त वंश से संबंधित है, लेकिन इसको भद्रसार कहा है। और मौर्य वंश की जो वंशावली है वो हमें किस में मिलती है? वो हमें विष्णु पुराण में मिलती है।
ठीक है। अब बिंदुसार की जिक्र फिर से आ गया है, तो बता दे बिंदुसार के क्या क्या नाम है। भद्रसार है जो कि वायु पुराण के अनुसार है, इसके अलावा सिंहसेन है जो कि जैन धर्म के अनुसार है, इसके अलावा इसको अमित्र घात भी कहते हैं, जैसे कि अर्थात शत्रु विनाशक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। डाइमेकस राजदूत किसके दरबार में आया था? अभी हमने आगे की स्लाइड में बताया है। तो डाइमेकस जो था मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी था और ये जो है बिंदुसार के दरबार में आया था। ठीक है, बिंदुसार के दरबार में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पण किस प्रकार की मुद्रा है? ठीक है, पण किस प्रकार की मुद्रा है? तो यहाँ पर बताएंगे मौर्य काल में कुछ प्रमुख मुद्रा थी। जैसे आज हमारा रुपया हम कहते हैं हमारे पैसे को, वैसे ही समय के साथ साथ मुद्राओं के नाम भी बदलते आए हैं। तो मौर्य काल में अगर हम बात करें पण की, तो पण से पहले आपको कुछ बातें और बताना चाहेंगे। तो मौर्य काल में और भी कई मुद्राएं थी। तो पहले बाकी की मुद्राओं के बारे में बात कर लें। तो स्वर्ण और पाद ये मुद्राओं के नाम हैं। ठीक है, इसी प्रकार से पण और कार्षापण ये भी मुद्राओं के नाम हैं। वह धरण, फिर काकणी और अर्ध काकणी ये कुछ प्रमुख मुद्राएं थी। तो जो स्वर्ण और पाद थी वो सोने की मुद्रा थी। ठीक है, पण कार्षापण और जो धरण थी वो चांदी की मुद्रा थी और काकणी व अर्ध काकणी जो मुद्रा है वो तांबे की मुद्रा थी। तो आप समझ गए होंगे पण किस प्रकार की मुद्रा है। तो इसका सही जवाब है चांदी की मुद्रा है। अगर पण का जिक्र आया है तो आपको इसका रेशो बता देते हैं। 3/4 तोले के बराबर जो चांदी का सिक्का था उसको पण कहा जाता था। ठीक है, इसका वेट क्या था? 3/4 तोले का जो चांदी का सिक्का था उसको पण कहा जाता था। और याद रखना है कि ये चांदी की मुद्रा थी। इसी प्रकार सोने की मुद्रा भी चलती थी जिसको स्वर्ण और पाद कहा जाता था। चांदी की और कुछ अलग मुद्रा है वो कार्षापण, धरण है और तांबे की काकणी और अर्ध काकणी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल में महामात्य सर्प किसे कहा जाता था? तो महामात्य सर्प जो है गुप्तचर विभाग को कहा जाता था और इसका वर्णन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में है। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से किसने विवाह किया था? तो बता चुके हैं। सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री है उससे विवाह किसने किया था? तो किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। कार्नेलिया नाम था और जिसके स्वरूप उसको काबुल, कंधार, हेरात और मकरान जो है गिफ्ट में मिले थे। साथ ही उसने फिर सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दिए थे जो कि प्लूटार्क ने कहा था। इतनी बातें हम कर चुके हैं। चलिए तो दोस्तों अब वीडियो थोड़ा बड़ा बन चुका है तो हम क्या कर रहे हैं, इसको यहीं पे पोस्ट दे रहे हैं और इस वीडियो को यहाँ पर हम इसलिए भी ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि अब जितनी भी बातें करेंगे हम सम्राट अशोक के बारे में करेंगे, क्योंकि उनका अधिकांश जो इतिहास है उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। तो हमें विभिन्न प्रकार के अभिलेखों की काफ़ी विस्तार से चर्चा करनी है। तो इसलिए हमारा ये वीडियो यहीं तक और आगे की वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए जिसमें हम मौर्य वंश की, मौर्य साम्राज्य की और बातें करेंगे। तो हमारा अगला वीडियो अशोक पर बेस्ड रहेगा। देन इसके बाद जो मौर्य साम्राज्य की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जो दशा थी उसके बारे में बात करेंगे और 18 प्रकार के जो विभिन्न अधिकारी थे, जो विभिन्न तीर्थ थे, किसको क्या कहा जाता था, किसका क्या काम था, उसके बारे में बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मान के चलिए यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। चलिए तो हम आपसे कहना चाहेंगे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।